दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या अब बीजेपी को पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी का शुक्रगुजार नहीं होना चाहिए? मैं क्यों पूछ रहा हूं यह सवाल? दोस्तों, मैं बताऊंगा इस वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो हमारा पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सहमति असहमति दोनों स्थिति में कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। और यदि अब तक पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, जिस प्रकार की बयानबाजी पूरे चुनाव अभियान के दौरान जिस प्रकार से अभिषेक बनर्जी ने दिया, जिस प्रकार के कारनामे, जिस प्रकार के उम्मीदवारों का सिलेक्शन टीएमसी ने किया और जिसमें बताया जाता है कि सबसे बड़ी भूमिका अभिषेक बनर्जी की रही, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को अभिषेक बनर्जी का एहसानमंद नहीं होना चाहिए? दोस्तों, आपको याद होगा 2014 का लोकसभा चुनाव। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने 2013 में ही राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे। गोवा अधिवेशन में राजनाथ सिंह ने सबसे पहले नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी चुनाव अभियान समिति का प्रमुख चुना था, बनाया था। और उसके कुछ ही दिनों महीनों बाद नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया था। दोस्तों, जब परिणाम आया था निकलकर 2014 के लोकसभा चुनाव का, तो परिणाम आने से पहले किसी ने भी सपने में भी नहीं सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी को अपने बलबूते पर बहुमत मिलेगा। वैसे ही जैसे अभी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कई लोगों को, मेरे जैसे लोगों को लग रहा था कि बीजेपी सरकार में आ सकती है, क्योंकि जितना ज्यादा आक्रोश ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ वहां दिख रहा था, जिस प्रकार का ध्रुवीकरण हो रहा था। दोस्तों, आपको याद होगा उसी दौरान मैंने वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि इस बार असम की तर्ज पर पश्चिम बंगाल में भी ध्रुवीकरण होता हुआ दिख रहा है। असम में जहां 70 से 75% हिंदू एक तरफा बीजेपी को वोट करते हैं, वही स्थिति, उसी स्थिति की तरफ पश्चिम बंगाल भी आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। उसके कई कारण थे दोस्तों। अंततोगत्वा पश्चिम बंगाल में 65% हिंदुओं ने जब बीजेपी को एक वोट डाला, तब बीजेपी 207 का आंकड़ा पहुंचने में सफल हुई दोस्तों। और ये जो ध्रुवीकरण हुआ दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी भूमिका अभिषेक बनर्जी की थी। तो बात कर रहे हैं दोस्तों उस दिन की, जब दिल्ली जब 2014 का परिणाम निकल कर आया था। परिणाम निकल कर आने के बाद किसी को यह उम्मीद नहीं था दोस्तों उससे पहले कि भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर 282 का आंकड़ा छू लेगी। 272 का आंकड़ा जो बहुमत का आंकड़ा है, उसे बीजेपी अपने बलबूते पर पार करेगी, यह किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन वो सच हो चुका था। और जब यह सपना सच हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जब शाम में 6 से 7 बजे के बीच में नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, तो उन्होंने कहा था कि आज ये मैच जो हमने जीता है, ये मैच जो हमने जीता है 2014 का लोकसभा चुनाव, जब 282 कमल खिले हैं पूरे देश भर में दोस्तों, इतिहास बना था। इतिहास बना था कि 1984 के बाद 2014 में ठीक 30 वर्षों के बाद किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत मिला था। और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को, जिसके बारे में कहा जाता था कि 200 का आंकड़ा पार करना बीजेपी के लिए मुश्किल है, उस बीजेपी को 282 सीटें मिली थी। तो नरेंद्र मोदी का भाषण याद होगा दोस्तों, जब नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये जो अभियान चला है, इसके कैप्टन थे राजनाथ सिंह, मैं तो केवल प्लेयर था। राजनाथ सिंह का आदेश होता था, फलाने जगह जाना है तो फलाने जगह उड़ता था, फलाने जगह सभा करनी है। एक एक दिन में राजनाथ सिंह ने मुझसे 10-10 सभाएं करवाई हैं। यह बात नरेंद्र मोदी ने लाइटर मोड में कही थी, लेकिन यह बड़ी बात थी दोस्तों। साथ ही नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह जो परिणाम आया है 282, इस मैच के कैप्टन राजनाथ सिंह हैं, लेकिन मैन ऑफ द मैच तो अमित शाह रहे हैं। यह घोषणा था अमित शाह के बारे में कि मैन ऑफ द मैच तो अमित शाह रहे हैं। दोस्तों, कई मैचेज ऐसे होते हैं जहां विपक्षी टीम जो हार जाती है, उसके भी खिलाड़ी का प्रदर्शन इतना बेहतर होता है
कि कई बार संयुक्त रूप से मतलब मैन ऑफ द मैच दिया जाता है कि विनिंग टीम के भी एक खिलाड़ी को और हारने वाली टीम के भी एक खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच दिया जाता है दोस्तों। हारने वाली टीम के भी एक खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच दिया जाता है। इस विधानसभा चुनाव जो पश्चिम बंगाल का लड़ा गया है दोस्तों, जिसका परिणाम 4 मई को निकल कर आया, पूरा देश चौंक गया। पूरा देश ही नहीं, देश के बाहर भी, बांग्लादेश जैसे जगहों पे इसकी गूंज सुनाई दी, पाकिस्तान में गूंज सुनाई दिया। वो विजय जो चौंकाया दोस्तों, इसका मैन ऑफ द मैच एक तो बीजेपी की तरफ से निश्चित रूप से शुभेंदु अधिकारी थे, लेकिन आप अभिषेक बनर्जी से वो उपलब्धि नहीं छीन सकते दोस्तों। जिस प्रकार का भाषण कि 4 मई को 12 बजे दिन के बाद कौन तुम्हारा बाप तुम्हें बचाने आएगा, बताइए उसका असर नहीं पड़ा क्या पश्चिम बंगाल में? क्या जब अभिषेक बनर्जी ने यह कहा फाल्टा में चुनाव प्रचार करते हुए उस जहांगीर खान के समर्थन में, जिस जहांगीर खान ने फाल्टा में जब 29 अप्रैल को मतदान हो रहा था, उससे पहले उत्तर प्रदेश के सिंघम जो चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक थे, उनको जिस प्रकार की धमकी दिया था जहांगीर खान ने, और उसके बाद ईवीएम पर जिस प्रकार से सेंट लगा दिया गया था कि अगर किसी ने बीजेपी के उम्मीदवारों को वोट डाला तो उसकी उंगली सूंघी जाएगी। इतना ही नहीं, बीजेपी कमल वाला सिंबल के सामने टेप चिपका के दिया गया था ईवीएम में, और परिणाम क्या हुआ? चुनाव रद्द हो गया। पुनर्मतदान हुआ 21 मई को, पुनर्मतदान हुआ, लेकिन पुनर्मतदान से पहले ही वो जहांगीर खान टीएमसी के उम्मीदवार, जो कि 4 मई से पहले टीएमसी सत्ता में थी, उसके उम्मीदवार ने चुनावी मैदान से अपने आप को हटा लिया दोस्तों। ये और उसी जहांगीर खान का चुनाव प्रचार करते हुए अभिषेक बनर्जी ने क्या कहा था? अभिषेक बनर्जी ने जहांगीर खान की इस अपील पर कि चूंकि जहांगीर खान का जो फाल्टा विधानसभा सीट था दोस्तों, डायमंड हार्बर लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है, जहां के सांसद हैं अभिषेक बनर्जी। 1.5 लाख से अधिक वोटों से फाल्टा में लीड मिला था अभिषेक बनर्जी को लोकसभा चुनाव में। अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि जहांगीर खान ने मुझसे अपील किया है कि 4 मई के बाद एक विद्युत चालित शवदाह गृह बनाया जाए फाल्टा में, क्योंकि 4 मई को कई लोगों को हार्ट अटैक आएगा जहांगीर खान के जीतने के बाद। दोस्तों, श्मशान में जलाया किनको जाता है? किसे जलाया जाता है श्मशान में? बताने की आवश्यकता है। किसे जमीन के अंदर गाड़ा जाता है और किसे अग्नि दाह कराया जाता है? शवदाह गृह किस समुदाय के लिए बनाया जाता है? पश्चिम बंगाल के लोग समझ गए थे कि टीएमसी के जीतने के बाद क्या होगा। किन लोगों को कहा जा रहा था कि यहां पर विद्युत शवदाह गृह फाल्टा में बनाना है? किन्हें चुनौती दी जा रही थी? किसे चेतावनी दिया जा रहा था? 29 अप्रैल को मतदान के दिन भी जो जहांगीर खान ने तांडव किया था दोस्तों, मतदाताओं को, विशेषकर दलित समाज के मतदाताओं को उनके घरों में घुसकर जिस प्रकार की धमकी दी गई थी, यह सब क्या अभिषेक बनर्जी के इशारे के बगैर संभव था? दोस्तों, कई ऐसे उम्मीदवारों का चुनाव अभिषेक बनर्जी ने टीएमसी का टिकट दिलवाया था दोस्तों। फाल्टा में 2021 में जहांगीर खान तो सिटिंग एमएलए नहीं था। जहांगीर खान सिटिंग एमएलए नहीं था। वहां मुस्लिम आबादी 30% है, 70% हिंदुओं की आबादी है, उसमें भी दलित बहुत बड़ी संख्या में है। फाल्टा में हिंदू उम्मीदवार का टिकट काटकर जहांगीर खान को टिकट दिया गया था दोस्तों, और यह अभिषेक बनर्जी का कारनामा था दोस्तों। इसके अलावे पश्चिम बंगाल में आपको पता है बांग्लादेश सटा हुआ है पश्चिम बंगाल से।
बंगाल का ही विभाजन, पूर्वी बंगाल आज बांग्लादेश है। जिस प्रकार की घटनाएं घटी थी बांग्लादेश में, उसके बाद जब वक्फ बोर्ड एक्ट संशोधन एक्ट जब संसद में पेश हुआ था दोस्तों, जब पारित हुआ था, उसके बाद जिस प्रकार से मुर्शिदाबाद में घटना घटी, जिस प्रकार से हरगोविंद दास चंदन दास की हत्या हुई, उसके जिस प्रकार से मालदा में घटनाएं घटी विगत 5 वर्षों के अंदर, जिस प्रकार से उलबेरिया में घटनाएं घटी, और इन सब के दौरान जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग अभिषेक बनर्जी के द्वारा हुआ। मैं बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे अभिषेक बनर्जी पर, क्योंकि मैं मानकर चल रहा हूं कि भारत में कई ऐसे राज्य हैं दोस्तों जहां पर राजनीतिक दलों के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप साबित भी हो जाते हैं, तब भी उन्हें वोट बड़ी संख्या में मिला करता है। लेकिन यहां मामला सुरक्षा का था, यहां मामला जान का था। और वही जान की कीमत वसूलने का प्रयास था अभिषेक बनर्जी के भाषणों में। अभिषेक बनर्जी के भाषण, ये 2 भाषण दोस्तों एक उदाहरण है कितने दिन रहेंगे ये सिक्योरिटी फोर्सेज के बारे में, पैरामिलिट्री फोर्सेज के बारे में स्पष्ट कई भाषणों में कहा गया। कब तक बचाएंगे ये तुम्हें, कब तक बचाएंगे। ममता बनर्जी ने तो यहां तक कह दिया था कि ममता है इसीलिए, अदरवाइज 5 मिनट में किस समुदाय को कहा जा रहा था, किस समुदाय के बारे में ऐसी बातें कही जा रही थी। दोस्तों सबसे बड़ा कारण था सुरक्षा, और यही वो कारण था दोस्तों कि इस बार 30 और 70 का जो फॉर्मूला पश्चिम बंगाल में चला, उस फॉर्मूले को सफल बनाने में सबसे बड़ी भूमिका रही अभिषेक बनर्जी की। आप कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों जीत और हार में कोई एक कारण नहीं होता, 25 कारण होते हैं। ऐसा नहीं था कि नरेंद्र मोदी के 2014 के जीत में केवल अमित शाह के द्वारा उत्तर प्रदेश की 80 में से 73 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को जिताने का जो श्रेय अमित शाह को मिला था, केवल एक कारण से नरेंद्र मोदी 282 का आंकड़ा पार करने में सक्षम हुए थे। केवल अमित शाह ही वो फैक्टर नहीं थे, फैक्टर्स कई थे, लेकिन अमित शाह एक इतने बड़े फैक्टर थे जो सबसे बड़ा फैक्टर बना था। वैसे ही इस बार भी पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी को 260 विधानसभा सीटों पर जीत मिली, उसमें फैक्टर कई थे। बांग्लादेश था, आरजीकर मेडिकल कॉलेज का फैसला था, वहां तुष्टीकरण का फैक्टर था, लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर बनकर उभरे वो फैक्टर बनकर उभरे अभिषेक बनर्जी। चाहे वो मामला भाषण का हो, चाहे वो उम्मीदवारों के चयन का हो, चाहे वो वहां सरकारी मशीनरी पर जिस प्रकार से सिंडिकेट का कब्जा करने का मामला हो। दोस्तों 2014 से ही टीएमसी के पार्टी का मामलों का जितना भी काम था वो सब अभिषेक बनर्जी देख रहे थे। अभिषेक बनर्जी के कारण ही शुभेंदु अधिकारी को टीएमसी से बाहर जाना पड़ा था। अभिषेक बनर्जी के कारण ही मुकुल राय जैसे नेता ने 2017 में ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया था। कई ऐसे नेता जिन्होंने टीएमसी को टाटा बाय बाय कहा था, उसके पीछे अभिषेक बनर्जी सबसे बड़े फैक्टर थे। लेकिन अभिषेक बनर्जी का ये 2 भाषण इस बात का प्रतीक है कि अभिषेक बनर्जी ने किस प्रकार से ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन कराने का प्रयास किया। अभिषेक बनर्जी के निशाने पर तो था कि केवल मुसलमानों का वोट नहीं बटना चाहिए, क्योंकि फाल्टा में कांग्रेस के भी उम्मीदवार मुसलमान थे। कांग्रेस ने इस बार बड़ी संख्या में मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया था। हुमायूं कबीर अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ रहे थे। एआईएमआईएम कई सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। आईएसएफ, विशेषकर ये जो दक्षिण 24 परगना का इलाका है जहां इंडियन सेकुलर फ्रंट नौशाद सिद्दीकी की पार्टी चुनाव लड़ रही थी, तो मुसलमान वोट बटे नहीं। इसीलिए मुसलमानों को खुश करने के लिए अभिषेक बनर्जी ने, चाहे वो फाल्टा का भाषण हो, चाहे वो डायमंड हार्बर का भाषण हो, चाहे वो 12 बजे बाद देख लेंगे कौन तुम्हारा बाप आके बचाता है वो भाषण हो, चाहे संविदा गृह बनाने की बात हो, ये सब भाषण अभिषेक बनर्जी ने क्यों दिया था?
केवल एक समुदाय को खुश करने के लिए। लेकिन अभिषेक बनर्जी को यह पता नहीं था कि जब वो समुदाय पोलराइज कर रहा है तो उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया भी हो रही है। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है पश्चिम बंगाल में, और यह सबसे बड़ा कारण था भारतीय जनता पार्टी की जीत का। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।